बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल स्पेशलाइजेशन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 द सेल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमारा 3.2 टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन। In multicellular organisms, cells are specialized to perform their specific role. जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक सेल से ज्यादा सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, वो उनके बॉडी के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद होते हैं जो कि अपना एक खास किस्म का रोल परफॉर्म करते हैं। डॉटर सेल फॉर्म्ड बाय माइटोसिस प्रोसेस अंडरगो चेंजेस इन अ प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है यानी सेल डिवीजन होती है, तो उस टाइम पर जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक सेल से जब 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल बनते हैं, तो वो जो डॉटर सेल होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म की तब्दीलियों का सिलसिला शुरू होता है। उन तब्दीलियों को, उन चेंजेस को या उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्या डिफरेंशिएशन होती है, क्या तब्दीलियां होती हैं? दे ऑल्टर इन साइज, वो अपने साइज को तब्दील करते हैं, स्ट्रक्चर को तब्दील करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को और साइकोलॉजिकल रिस्पांस जो है वो उनके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होना शुरू होता है। एज अ रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर रोल इन द बॉडी, और जिसके नतीजे में वो एक ऐसे सेल बन जाते हैं जो कि बॉडी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। Some examples of the specialized cells are given below. कुछ आपको स्पेशलाइज्ड सेल की एग्जांपल्स दी जा रही हैं कि किस तरह से वो जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, बॉडी के अंदर क्या जो है वो काम करते हैं। First one is epidermal cells of plants from protective covering of roots, stem and leaves. प्लांट्स में जो है वो एक आउटर सरफेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं जो कि रूट को कवर करते हैं, यानी रूट की जो आउटर कवरिंग है उसको कवर करते हैं, स्टेम की जो आउटर कवरिंग है उसको कवर करते हैं, और जो लीव्स की आउटर कवरिंग है उसको कवर करते हैं। दे आर फ्लैटेंड cells which pack tightly to form a continuous outer layer of plant body. अब ये इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह के होते हैं एपिडर्मल सेल। फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इनका और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली जो है वो पैक हुए होते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं और एक कंटिन्यूअस आउटर लेयर बना लेते हैं प्लांट्स की बॉडी के लिए। एपिडर्मल सेल्स हैविंग सम एडिशनल रोल आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। यहाँ पर भी आपको सेल नजर आ रहे हैं, these are the epidermal cells, प्रोटेक्टिव एपिडर्मल है। ये देखेंगे एक सेल दूसरे सेल के साथ बिल्कुल साथ साथ जो है वो सेल वॉल इनकी अटैच है, बीच में कहीं पर भी जो है वो गैप नहीं है। तो ये इसके बारे में बता रहे हैं कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो जो आउटर कवरिंग है उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लेते हैं जो प्लांट की बॉडी है। अब एक न्यू चीज उन्होंने ये बताई कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो एक एडिशनल रोल प्ले करते हैं जिसमें अब वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं उस टाइम पर जब उन्हें किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करना हो। फॉर एग्जांपल रूट हेयर सेल्स, मिसाल के तौर पर ये वाले सेल्स रूट्स में प्रेजेंट हैं। अब रूट्स को पानी एब्जॉर्ब करना होता है, जब प्लांट्स को पानी दिया जाता है तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो रूट हेयर सेल्स जो हैं which absorb water and minerals from the soil and guard cells of leaves which regulate the opening and closing of stomata. ये आपको जो दिखाए गए हैं ये रूट सेल्स हैं, रूट हेयर सेल्स हैं। रूट के जो सेल हैं वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, ये उनकी सेल वॉल जो है बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है और इस तरह से एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। चूंकि रूट्स जो हैं वो रूट हेयर्स के मुकाबले में थोड़ी सी थिक होती हैं, मोटी होती हैं, तो ये मट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर उन जगहों पर, उन प्लेसेस पर नहीं जा सकती हैं जहां पर रूट हेयर्स जा सकते हैं। तो प्लांट्स जो है वो एक लिमिटेड प्लेस तक जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रूट हेयर्स जो है वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा दूर तक जो है वो सॉइल के अंदर एक्सटेंड हो जाती हैं, जैसे कि उनका ये स्ट्रक्चर होता है हेयर्स की तरह का, जिसकी वजह से वो सॉइल में बहुत दूर तक जो है वो एक्सटेंड होती हैं और पानी को बहुत दूर से जो है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड करती हैं। तो ये उनका जो है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है एपिडर्मल सेल का।
रूट के अंदर जो एपिडर्मल सेल हैं वो इस तरह से रूट हेयर्स बना लेते हैं। इसी तरह से जो लीव्स के अंदर एपिडर्मल सेल हैं वो भी जो है वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं और गार्ड सेल में तब्दील हो जाते हैं। ये गार्ड सेल जो है वो इस तरह का एक बीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये खासियत होती है कि जब भी प्लांट्स को रेस्पिरेशन की या प्लांट्स में पानी को वाटर को इन होना हो या आउट होना हो, इन तो रूट्स के जरिए से होता है, ट्रांसपायरेशन में आउट हो रहा होता है। तो जब भी प्लांट्स को पानी को आउट करना होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना होता है, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होना होता है, तो इन रूट ये जो है गार्ड सेल ये ओपन हो जाते हैं और जब रिक्वायर्ड नहीं होते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है गार्ड सेल का, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो हो सकता है। ये एपिडर्मल सेल ही हैं जो अपने आप को स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड कर लेते हैं। Mesophyll cells are photosynthetic cells of plants. They are present in plant leaves. जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स की जो लीव है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि फूड मेकिंग हो रही होती है। तो प्लांट सेल के जो लीव्स हैं उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेसोफिल सेल्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट लीव्स। प्लांट की लीव्स में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इन सेल्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एंकर्ड इन द थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये खास किस्म का जो स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा पहले भी, क्लोरोफिल जो है वो इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर मौजूद होता है थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। तो जब क्लोरोप्लास्ट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं तो क्लोरोफिल भी जो है वो ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। These pigments absorb light energy and use it to produce food in photosynthesis process. तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लोरोफिल की ज्यादा प्रेजेंस इसी वजह से है कि लीव्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होनी है, और जब क्लोरोफिल ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फूड को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। Red blood cells are hemoglobin filled cells to transport oxygen in the body. RBCs या रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन फिल हुई होती है जो कि आयरन है। ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है बॉडी के अंदर। दे आर बाइकॉन्केव डिस्क शेप सेल। इनकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, बाइकॉन्केव होती है। दिस शेप्स प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया। अब ये जो आपको थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस हुआ नजर आ रहा है, ये बाइकॉन्केव शेप है। इस बाइकॉन्केव शेप की वजह से जो सेल का सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाता है और वो ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सेल्स के अंदर। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है वो क्या करती हैं, उनको प्रोवाइड करती हैं कि ये जो है वो ये वाली सब चीजें जो है वो एब्सेंट होती हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और उसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो जाता है। इट हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से और उनकी एब्सेंस की वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो इन सेल्स के अंदर मौजूद होती है। These cells are very flexible so they can easily pass through blood capillaries. ये सेल्स फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं तो लिहाजा ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट होना होता है, हर वक्त जो है वो ब्लड की मूवमेंट हो रही होती है बॉडी में। तो द एवरेज एज ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज। ये आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आरबीसीज का जो एवरेज एज है 120 डेज है, और 120 डेज के बाद वो आरबीसीज खुद ब खुद नेचुरली कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस रखा हुआ है कि 120 डेज के बाद जो आरबीसीज हैं पुराने वाले वो सब रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और न्यू आरबीसीज जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी में चलता रहता है आरबीसीज की फॉर्मेशन का और डिस्ट्रक्शन का। Neurons are the cell of nervous systems. They are responsible for coordination in animal bodies. हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, मैसेजेस को डिलीवर करने का जो एक सिस्टम है, उसके लिए जो सेल मौजूद होते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं।
ये न्यूरॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं एनिमल्स बॉडी के अंदर। कोऑर्डिनेशन मींस कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को डिलीवर करते हैं। टू accomplish this job, their structure is very unique. A neuron cell has a cell body and two types of cytoplasmic fiber. One of them are dendrites, and which conduct nerve impulses to the cell body. अच्छा, वो यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि चूंकि इनको कोऑर्डिनेशन का काम करना होता है, लिहाजा इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो यूनिक बना हुआ है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके जरिए से इजीली जो है वो हमारी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफर हो सके। तो न्यूरॉन सेल जो है उसमें एक सेल बॉडी होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसमें ये वाला जो पार्ट है इसका अंदर वाला ये सेल बॉडी है। उसके बाद इसमें जो है वो साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स मौजूद होते हैं टू टाइप्स के। वन ऑफ देम आर डेंड्राइट्स, ये आपको जो फाइबर्स नजर आ रहे हैं ये जो है वो साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स हैं जिनको हम डेंड्राइट्स भी कहते हैं, which conduct nerve impulses to the cell body. ये नर्व इम्पल्सेस का क्या मतलब है कि जो मैसेज आ रहा है नर्व्स के जरिए से उसको कंडक्ट करता है और सेल बॉडी को ट्रांसफर करता है। अदर्स आर एक्सॉन्स, और ये आपको ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बना हुआ, दीज आर द एक्सॉन्स व्हिच कंडक्ट मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये जो है डेंड्राइट से जो मैसेज आते हैं सेल बॉडी से लेकर बाकी सारे पार्ट्स तक बॉडी के सेल, ये जो है वो एक्सॉन मैसेज को डिलीवर करता है। The dendrites and axons make it possible for neurons to communicate with far away cells of the body. ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स जो है इनका फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी के अंदर जो दूर पार्ट्स हैं जहाँ पर मैसेज को डिलीवर करना है वहां तक ये ऐसा रास्ता प्रोवाइड करते हैं कि ये जो है वो दूर के जो सेल्स हैं वहां तक जो है वो मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। मसल सेल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल सेल्स जो होते हैं उनमें की खासियत होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं। तो लोकोमोशन, ब्रीथिंग, मूवमेंट, ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट, चेंज इन साइज ऑफ आई पीपल, peristaltic contraction of the gut, speech movement of tongue, lips are result of the muscles contraction. मसल सेल हमारी बॉडी के हर पार्ट पे जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने आपको बताया कि लोकोमोशन के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए जो है वो मसल सेल्स की जरूरत होती है। हमारे लेग्स में, आर्म्स में, हर जगह मसल सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, और ब्लड पंपिंग, हार्ट के जरिए से जो ब्लड पंपिंग है उसके लिए मसल सेल्स चाहिए होते हैं। तो हार्ट में जो हमारे सेल्स हैं वो भी मसल सेल्स हैं। चेंज इन साइज ऑफ आई पीपल, आई के प्यूपल का जो साइज है, ये जो आंख की पुतली है उसका साइज अकॉर्डिंग टू लाइट चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलेशन चेंज होता है। तो उसके लिए भी जो मसल सेल्स हैं वहाँ मौजूद होते हैं। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, गट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन यानी वो सिकुड़ती है, फैलती है, तो उस तरह से हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। फिर स्पीच मूवमेंट के लिए जो हमारी टंग है उसमें भी मसल सेल्स मौजूद हैं, लिप्स पे भी मसल सेल्स मौजूद हैं। तो ये सारे सेल्स जब ये सब मसल्स जो है ये जब कॉन्ट्रैक्शन होती है इनकी, तो ये अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। To produce contraction, muscle cells have elongated shape and are filled with actin and is associated contractile protein. अब इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होता है कि ये एलोंगेट हो जाते हैं, थोड़े से लंबी शेप में आ जाते हैं, और उनके अंदर एक्टिन एक प्रोटीन होती है जो कि फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में चेंज जाते हैं। ये नीचे कुछ मसल सेल्स जो है वो उनकी डायग्राम बना के दिखाई गई है। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये स्ट्रेटेड मसल सेल्स हैं, और ये कार्डियक मसल सेल्स हैं। बाज़-औक़ात पेपर में ये डायग्राम्स आपको बना के दी जाती हैं और इनके नेम्स पूछ लिए जाते हैं, और बाज़-औक़ात इनके फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है लिवर सेल्स। लिवर सेल्स आर ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। लिवर सेल्स जो है वो ज्यादातर उनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में डायग्राम में नजर आ रहा होगा, एंड हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबंडेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। लिवर सेल्स के अंदर बाकायदा एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म भी जो है वो प्रेजेंट होता है। दे आर मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव cells of the body. Their few important roles are
अब लिवर सेल्स जो हैं या लिवर जो है वो उसका यहाँ पर एक बाकायदा प्रॉपर बॉडी के अंदर एक रोल होता है। तो यहाँ कुछ फंक्शंस उसके बताए जा रहे हैं कि स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन एंड सम विटामिन्स। जितने भी ग्लाइकोजन होते हैं, आयरन होते हैं, कुछ विटामिन्स वगैरह होते हैं, वो लिवर में स्टोर होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, उनको जो है वो ब्रेक डाउन करता है लिवर। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन है उसकी प्रोडक्शन होती है। क्लॉटिंग प्रोटीन का मतलब है कि ऐसी प्रोटीन जो कि ब्लड को स्टॉप करती है, रोकती है। और रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, और जितने भी पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है, यानी जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं अपनी लाइफ स्पैन पे और फिर उसके बाद वो नए बनते हैं। तो वो ये सारे प्रोसेस जो है वो लिवर सेल्स के अंदर या लिवर के अंदर मौजूद होते हैं। उम्मीद है कि आपको टॉपिक सेल्स का बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।